नमस्कार, मैं श्रीमती स्मृति संदेश वावेकर, आरएसटी माध्यमिक विद्यालय गोवंडी मुंबई की प्राथमिक शिक्षिका। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ भारतीय पारंपरिक खिलौने का नया रूप, ये मजेदार सांप सीढ़ी। ये सांप सीढ़ी मैंने प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बनाई है और इसका उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाई गई संकल्पनाओं का दृढ़ीकरण करना, खेल खेल में उनकी जनरल नॉलेज बढ़ाना तथा अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति उन्हें सजग बनाना। इस उद्देश्य के अनुसार इस सांप सीढ़ी में कुछ एक्टिविटीज दी गई है, जैसे दृढ़ीकरण के लिए प्रश्न पूछा गया है, इस रोमन संख्या चिन्ह का अर्थ बताइए। जनरल नॉलेज के लिए प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रध्वज के रंग क्रम से बताइए। और अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग करने के लिए पूछा गया है, गीले और सूखे कचरे में समाविष्ट होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। यह सांप सीढ़ी बनाने के लिए मुझे एक ड्राइंग पेपर, ग्लिटर पेन, स्केच पेन और खेलने के लिए कौड़ियां, यह साहित्य लगा। कुल मिलाकर इसका पूरा खर्चा सिर्फ 30 रुपए आए और मुझे इस सांप सीढ़ी को बनाने के लिए 5 घंटे का समय लगा। इस सांप सीढ़ी को एक साथ 4 बच्चे खेल सकते हैं। दिव्यांग बच्चे भी इसे काफी हद तक आसानी से खेल सकते हैं। यह अब हम देखेंगे इस सांप सीढ़ी को किस तरह बनाया जाता है। पहले मैंने ड्राइंग पेपर पे 100 चौकोन बनाए जो समान आकार के थे। पहले चौकोन में मैंने लिखा आरंभ और हर चौकोन को नंबर दिए। इसके बाद मैंने सांप और सीढ़ियां बनाई और हर एक्टिविटी एक एक चौकोन में लिखती गई। तो आइए अब देखते हैं इस पर्यावरण स्नेही अल्पखर्चिक सांप सीढ़ी को कैसे खेला जाता है। आइए अब हम देखते हैं कैसे खेलते हैं ये मजेदार सांप सीढ़ी। वनस्पतीचे 5 फायदे: अन्न, फळ, भाज्या, ऑक्सिजन आणि सावली। ये है मैजिकल कार्ड्स, छात्रों की मदद से प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। यह मैजिकल कार्ड्स बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पुराने ताश के पत्ते और घर में उपलब्ध विजिटिंग कार्ड्स का। इन मैजिकल कार्ड्स द्वारा मैंने 14 गेम तैयार किए हैं और इंग्लिश, मराठी और गणित की कई संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण तथा दृढ़ीकरण करने का प्रयास किया है। इस मैजिकल कार्ड्स को 2, 3 या 4 खिलाड़ी आवश्यकतानुसार खेल सकते हैं और इन कई खेलों में एक गुण लेखक होगा। इंग्लिश की कई संकल्पनाओं को पहचानने में, याद रखने में बच्चों को कठिनाई होती है, जैसे टुडे, यस्टरडे और टुमारो।
पहचानने में, बोलने में बच्चों को दिक्कत होती है। इस कार्ड गेम द्वारा मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। जैसे पहले से यस्टरडे, टुडे और टुमारो के कार्ड्स रखे होंगे। खिलाड़ी अगर टुडे के यहाँ सैटरडे रखता है तो तुरंत दूसरे खिलाड़ियों को यस्टरडे और टुमारो रखना है, और जो खिलाड़ी पहले रखेगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरह 14 प्रकार के अलग अलग खेल इस कार्ड गेम द्वारा मैंने डिजाइन किए हैं। इन कार्ड गेम को कम खर्च आता है और इसे बच्चे भी बना सकते हैं। उपक्रम के अंतर्गत बच्चों से हम ये बनवा के ले सकते हैं तथा प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रात्यक्षिक परीक्षा भी इन कार्ड गेम द्वारा हम ले सकते हैं। यह अल्पखर्ची, पर्यावरण स्नेही कार्ड गेम दिव्यांग बच्चे भी आसानी से खेल सकते हैं। धन्यवाद। हम देखते हैं मैजिकल कार्ड्स का पहला गेम, जोड़ियां मिलाइए अल्फाबेट्स और पिक्चर्स। आइए देखते हैं मैजिकल कार्ड्स। अब हम देख रहे हैं मैजिकल कार्ड्स द्वारा खेले जाने वाला पहला खेल, जोड़ियां अल्फाबेट्स और पिक्चर्स। घर में उपलब्ध ताश के पत्तों से ये गेम बनाया गया है। 4 बच्चे इस गेम को खेल सकते हैं। यह गेम 2 टीमों में खेला जाएगा, जैसे टीम ए और टीम बी। टीम ए के पास होंगे अल्फाबेट्स और टीम बी के पास होंगे पिक्चर्स। ये बन गई सही जोड़ी और मिल गया पॉइंट टीम बी को। जिसकी जोड़ी सही होगी उस टीम को पॉइंट मिलेगा। इससे प्राथमिक स्तर के बच्चों का कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स और उनका सहसंबंध पिक्चर्स से, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखेंगे बच्चे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, उन्हें दर्शाने वाले पिक्चर्स के साथ अब हम देख रहे हैं मैजिकल कार्ड्स द्वारा खेला जाने वाला दूसरा खेल, जोड़ियां राइमिंग वर्ड्स की। इसमें भी 2 टीमें बनी, टीम ए और टीम बी। जो टीम सही जवाब देगी उसे मिलेंगे 1 पॉइंट। अब हम देखेंगे मैजिकल कार्ड्स के अंतर्गत आने वाला तीसरा खेल, डेज ऑफ वीक। और इस खेल को मैंने तैयार किया है विजिटिंग कार्ड से। यह खेल 3 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं। इसमें होगा एक गुणलेखन। हमेशा प्राथमिक स्तर के बच्चे टुडे, टुमारो और यस्टरडे इन संकल्पनाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये संकल्पना
स्पष्ट करने के लिए इस खेल का निर्माण किया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पहले से 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, टुडे, टुमारो और यस्टरडे। अब एक बच्ची ने टुडे के यहाँ रखा वेडनेसडे। फिर जिनके पास टुमारो और यस्टरडे के कार्ड्स होंगे वो छात्र वहाँ वो कार्ड रखेंगे। अगर सही जवाब छात्र देते हैं तो गुणलेखक उस छात्र को 1 गुण देगा। अगर जवाब गलत है तो कोई गुण नहीं मिलेगा। इस तरह से छात्रों का टुडे, टुमारो और यस्टरडे यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मानसी को मिले 0 पॉइंट, मानसी को मिले 0 पॉइंट, श्रेया को मिले 4 पॉइंट, प्रांजल को मिले 3 पॉइंट। इस गेम की विजेता है श्रेया। अब हम देख रहे हैं और एक कार्ड, एस बस। यहाँ पर 4 कार्ड्स रखे हुए हैं, उन पे लिखा है वेरी गुड, वैन। तो व्हीकल के सामने बच्चों ने बनाए हैं व्हीकल्स की स्पेलिंग। श्रेया बना रही है एनिमल की स्पेलिंग, वेरी गुड। अब वेरी गुड, ये बन गए एनिमल्स के स्पेलिंग। प्रांजलि बना रही है टॉयज, वेरी गुड, टॉप। वेरी गुड, बर्ड्स बन गया। वेरी गुड। इस कार्ड गेम से कंसेप्ट क्लियर होगा। ए और एन, ट्री, वेरी गुड। बुक, सभी व्यंजनों से पहले ए लगता है अवर और स्वर से पहले एन। अब यहाँ हम देख रहे हैं अवर। इस शब्द का कंसेप्ट भी बच्चों का क्लियर हो रहा है। अम्ब्रेला, वेरी गुड। सभी वॉवल्स से बनने वाले शब्द बच्चे एन के साथ पढ़ रहे हैं। इस तरह कंसेप्ट क्लियर होता है ए और एन का इस मजेदार कार्ड गेम द्वारा। अब हम देख रहे हैं कार्ड गेम द्वारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चे खेल रहे हैं। प्रांजलि ने यस, C for cat, cock, D for doll, E for ant, B C D E, वेरी गुड, ये बन H गई for hat, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। I for ear, J for jug, K for kite, H I J K. वेरी गुड। यहाँ बच्चों का कंसेप्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस कार्ड गेम द्वारा क्लियर होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कार्ड गेम द्वारा गणित की वर्ग, घन और रोमन संख्या चिन्ह इन संकल्पनाओं का दृढ़ीकरण करने का मैंने प्रयास किया। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए वर्ग और घन याद रखने में कठिनाई होती है। स्कॉलरशिप परीक्षाओं में इनका बहुत महत्व है, लेकिन बच्चे इन्हें याद नहीं रख सकते। इसीलिए मैंने ये कार्ड गेम डिज़ाइन किया है और इस कार्ड गेम को मैंने विजिटिंग कार्ड से ही बनाया है। तो आइए देखते हैं कैसे खेल खेल में बच्चे सीखते हैं वर्ग, घन और रोमन संख्या चिन्ह। आइए देखते हैं।
टीम ए और टीम बी। टीम ए खेल चुकी है, अब टीम बी खेल रही है। वेरी गुड। वर्ग बच्चों को याद रह रहे हैं। इस प्रकार टीम ए और टीम बी मिलकर वर्ग का यह खेल खेलेंगे। एक मिनट। बराबर। हाँ, स्टार्ट। बराबर। 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 मराठी विषय के लिए अंग्रेजी शब्द के लिए उपयोग में आने वाले मराठी शब्द, उसी तरह से जोड़ शब्द या उभयवचन, इस तरह की संकल्पनाएं भी हम कार्ड के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं और उनका दृढ़ीकरण भी करवा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं मराठी के लिए बनाया गया यह कार्ड गेम, और ये कार्ड भी मैंने विजिटिंग कार्ड का उपयोग कर ही बनाया है। देखेंगे मराठी के लिए कार्ड। बराबर। 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 मैंने तैयार किए हैं इंग्लिश के 2 पजल्स, वर्ड पजल और पिक्चर पजल। ये पजल मैंने प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए तैयार किए हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने घर में उपलब्ध विजिटिंग कार्ड्स और कार्डबोर्ड का उपयोग किया है। छात्रों ने भी मुझे इसे बनाने में मदद की है। इन पजल्स को 4 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन ये चारों खिलाड़ी एक टीम की तरह खेलेंगे। जैसे ये पजल है पिक्चर पजल। इसमें एक खिलाड़ी यह पिक्चर जोड़कर, यह टुकड़े जोड़कर पिक्चर बनाएगा और चारों खिलाड़ी मिलकर उसका स्पेलिंग तैयार करेंगे। जिसके पास जो अक्षर होगा वो वहां रखकर स्पेलिंग तैयार करेगा और इस प्रकार अपनी संघ भावना दर्शाएगा। उसी प्रकार से ये वर्ड पजल, पहला खिलाड़ी एक अक्षर रखेगा और बाकी 3 खिलाड़ी ये वर्ड पजल पूरा करेंगे। जैसे MAT, फिर TOP टॉप और फिर ON ऑन। प्राथमिक स्तर के बच्चे इस तरह के छोटे छोटे वर्ड पजल खुद बनाएंगे। इससे उन्हें स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उपक्रम के अंतर्गत हम उन्हें ऐसे पजल तैयार करने के लिए भी कह सकते हैं, जिसके कारण उनकी कल्पना शक्ति और सृजनशीलता को अवसर मिलेगा। यह अल्पखर्चिक पर्यावरण स्नेही पजल गेम दिव्यांग बच्चे भी आसानी से खेल सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब हम देखते हैं बच्चों द्वारा बनाया गया यह पजल गेम। यह पजल गेम अंग्रेजी का है और बच्चे यहाँ खुद दिए हुए अक्षरों से पजल बनाएंगे। ये अक्षर मैंने बनाए हैं विजिटिंग कार्ड से। आइए देखते हैं बच्चों का पजल। अब हम देखेंगे बच्चों द्वारा बनाया गया यह पजल गेम। अल्फाबेट्स जोड़कर बच्चे बनाएंगे अलग अलग शब्द। जैसे यहाँ पे बन गया है MAT मैट। अब
टीओ तो बन गया है, देखेंगे आगे क्या बनता है। वेरी गुड, बन गया टीओपी टॉप। वेरी गुड वेरी गुड, ये बन गया ओएन ऑन। वेरी गुड, ये बन गया वन। तैयार हो गया ये छोटा सा पजल जो खुद बच्चों ने बनाया है। इसे मैंने बनाया है विजिटिंग कार्ड से। अल्फाबेट्स की 3 गड्डियां तैयार कर वो बच्चों में बांट देती और उन्हें अपने मन से शब्द बनाने थे। इससे उनकी शब्दों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो खुद शब्द बनाने के लिए भी सीखेंगे। वेरी गुड। देखेंगे एक और पजल, पिक्चर पजल। इसमें बच्चे पजल से पिक्चर बनाएंगे और बाकी सब बच्चों के साथ मिलकर उनकी स्पेलिंग बनाएंगे। तो खेलो बच्चों, पिक्चर पजल। अब हम देखेंगे कि ये बच्चे कौन सा पिक्चर बना रहे हैं। अब देखेंगे दूसरा खिलाड़ी पजल से कौन सा पिक्चर बनाए। बहुत अच्छा टीम वर्क, एक दूसरे का साथ देते हुए पिक्चर पजल बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। वाह, बन गया एप्पल। वाह, बहुत ही अच्छा टीम वर्क, बन गया एप्पल। तीसरा खिलाड़ी बहुत अच्छा टीम वर्क, अपने साथी की गलतियां भी बच्चियां सुधार रही हैं। वेरी गुड, ये बन गया ट्री। चौथा खिलाड़ी, देखेंगे अब कौन सा पिक्चर बनता है। बहुत ध्यान से देखते हुए बाकी खिलाड़ी कि अब कौन सा पिक्चर पजल से बनेगा। इस गेम को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है। वाह, बन गया लैंड। वेरी गुड, टीम वर्क का बहुत अच्छा प्रदर्शन, एक दूसरे का साथ देते हुए इन बच्चियों ने कंप्लीट किया है पिक्चर पजल।
नमस्कार, मैं श्रीमती स्मृति संदेश वावेकर और मैंने डिजाइन किया है यह खेल माय फ्रेंड ज्योमेट्री। इस खेल को मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की कक्षा 6 की गणित की पुस्तक को आधार मानकर तैयार किया है। यह खेल तैयार करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है प्लाईवुड का चौरस आकार का टुकड़ा और उस पर मैंने 2 सेंटीमीटर के अंतराल से ये कीलें लगाई है। कक्षा 6 की पुस्तक में आई बिंदु, रेशा, कोण, त्रिकोण, चौकोन इन संकल्पनाओं को स्पष्ट और दृढ़ करने का प्रयास मैंने इस खेल द्वारा किया है। यह खेल 4 खिलाड़ी 2 प्रकार से खेल सकते हैं। जैसे पहला है पहचान कोण। इसमें बनी हुई आकृतियों को छात्रों को पहचानना है और अपनी नोटबुक में गणित की भाषा में उसका नाम लिखना है। दूसरा है हम तो पूछेंगे। इसमें छात्र अपने सहपाठियों को इन संकल्पनाओं के आधार पर अलग अलग प्रश्न पूछेंगे। जैसे इस कोण को नापिए, दूसरा इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और गुण लेखक सही जवाब पर 1 गुण देगा। यह खेल उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बनाया गया है और इस खेल द्वारा हम गणित की प्रात्यक्षिक परीक्षा भी खेल खेल में ले सकते हैं। इस खेल को दिव्यांग बच्चे भी आसानी से खेल सकते हैं। यह खेल टिकाऊ और पर्यावरण स्नेही है। अनेक मूलभूत संकल्पनाएं बच्चों को जटिल लगती है। इन जटिल संकल्पनाओं को आसान करने का प्रयास मैंने माय फ्रेंड ज्योमेट्री द्वारा किया है। धन्यवाद। ये है बिंदु। बिंदु यानी पॉइंट। ज्योमेट्री की शुरुआत ही बिंदु से होती है। जैसे कि ये दूसरा बिंदु। बिंदुओं को हम नाम दे सकते हैं, जैसे बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदुओं को नाम देने के लिए अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों का उपयोग किया जाता है। अब अगर ये दोनों बिंदु मैंने यहां ले लिए और इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में जोड़ दिया तो हमें मिलती है रेखा। और रेखा का गुण विशेष है कि वो दोनों तरफ से अमर्याद बढ़ती है, इनफाइनाइट बढ़ती है। रेखा अमर्याद बढ़ती है यह दिखाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं ये एरो हेड्स यानी बाण के चिन्ह। इन चिन्हों का अर्थ ही है वह आकृति उस दिशा में अमर्याद बढ़ती है। तो यह बन गई हमारी रेखा AB या लाइन AB। रेखा को एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी दर्शाया जा सकता है, जैसे कि रेखा L, लेकिन ज्यादातर भौमितिक आकृतियों को दर्शाने के लिए कैपिटल अंग्रेजी अक्षरों का ही उपयोग होता है। अब इस रेखा का एक खंड बन गया बिंदु A और B से दर्शाया गया यह हिस्सा, यानी इस रेखा का ये खंड बन गया रेखा खंड AB। यह इस रेखा का एक भाग, एक सेगमेंट होने के कारण इसे कहते हैं रेखा खंड या सेगमेंट, और इसे दर्शाया जाता है रेखा खंड AB या सेगमेंट AB इस तरह लिखकर। और इन दोनों बिंदुओं को कहा जाता है एंड पॉइंट या अंत्य बिंदु। अब मैं इस पॉइंट को हटा देती हूं और यहां लगा दिया मैंने यह एरो हेड। अब यह बन गया किरण। किरण एक पॉइंट से आरंभ होता है। इस आरंभ होने वाले पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन या आरंभ बिंदु। यहाँ पर A आरंभ बिंदु या ओरिजिन है और B की तरफ यह किरण इनफाइनाइट यानी अमर्याद बढ़ता है, इसलिए B की तरफ हमने यह एरो हेड लगाया है। तो इस तरह से बन गया यह किरण AB। अब हम देखेंगे इसे कैसे लिखा जाता है। पॉइंट AB, लाइन AB, सेगमेंट AB, रे AB। 2 बिंदुओं में से हम ज्यादा से ज्यादा एक रेखा निकाल सकते हैं, जैसे कि
ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित है तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे कि ये। अगर पॉइंट्स एक रेखा पर स्थित नहीं है तो हम उन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक बिंदु से हम कई सारी रेखाएं निकाल सकते हैं। अगर एक बिंदु से 2 या उससे ज्यादा रेखाएं पास होती है तो उस बिंदु को हम कहते हैं कॉन्करेंस पॉइंट, जैसे कि ये। और इस कॉन्करेंस पॉइंट से गुजरने वाली सभी रेखाओं को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। तो ये है कॉन्करेंस पॉइंट और ये है कॉन्करेंट लाइंस। किसी एक प्रतल में स्थित 2 रेखाएं अगर आगे बढ़ा दी जाए और वो दोनों को ना छेदे, वो एक दूसरे को ना छेदे, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। एक समान प्रतल में स्थित एक दूसरे को ना छेदने वाली रेखाओं को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, जैसे कि ये। लेकिन एक ही प्रतल में स्थित 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उन रेखाओं को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और वो रेखाएं जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे कि ये। इस खेल का उपयोग हम पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस खेल के द्वारा हम बच्चों की प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। यह खेल 4 बच्चे खेल सकते हैं। पहले बच्चे को टास्क टीचर खुद देंगी, जैसे कि पैरेलल लाइंस बनाएं। अगर वह बच्चा पैरेलल लाइंस ठीक तरीके से बनाता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा और वही बच्चा अपने बगल वाले बच्चे को दूसरा टास्क देगा। इस प्रकार से यह खेल 4 बच्चे खेलेंगे। एक गुण लेखक होगा, वह इनके पॉइंट्स लिखेगा। शुरुआती दौर में अगर बच्चों को दिक्कत आती है तो टीचर को उनकी मदद करना जरूरी है। उसी प्रकार से गणित की प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए भी इस खेल का उपयोग 2 तरीके से हो सकता है। जैसे कि कोई फिगर बनाएंगे, टीचर किसी भी बच्चे को कोई फिगर बनाने के लिए कह सकती है, जैसे कि कोलिनियर पॉइंट्स बनाएंगे या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। या दूसरा तरीका हो सकता है पहचान कोण, यानी टीचर आकृति बनाएंगी और बच्चों को पहचानने के लिए कहेंगे, जैसे कि ये आकृति, और टीचर पूछेंगी इसमें कॉन्करेंस पॉइंट बताइए। इस प्रकार से इस एक खेल द्वारा हम स्पष्टीकरण, दृढ़ीकरण तथा परीक्षा के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं मैजिक ऑफ ज्योमेट्री कोनों के साथ। यह खेल 4 बच्चे एक साथ खेल सकते हैं और इसमें भी एक गुणलेखक होगा। गुणलेखक पहले छात्र से प्रश्न पूछेगा। इस खेल में छात्रों को खुद प्रश्न तैयार करने हैं, बशर्ते उन्हें उसका सही जवाब मालूम होना जरूरी है। अब जैसे गुणलेखक ने पहले छात्र से प्रश्न पूछा, 0 डिग्री का एंगल बनाइए। 0 डिग्री का एंगल बनाइए। सही जवाब। अब पहले छात्र ने दूसरे छात्र से प्रश्न पूछा है। पहला छात्र दूसरे छात्र से प्रश्न पूछ रहा है, यह कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। सही जवाब। अब दूसरे छात्र ने प्रश्न पूछा है तीसरे छात्र से, इस एंगल का वर्टेक्स बताइए और उसे नाम दीजिए। जैसे ये हुआ वर्टेक्स और उसे नाम दिया वर्टेक्स बी। अब तीसरे छात्र ने
चौथे छात्र से प्रश्न पूछा है, इस एंगल को नापिए। अब चौथा छात्र इस एंगल को नापेगा। यह एंगल है 50 डिग्री का, 50 डिग्रीज। वेरी गुड, सही जवाब। इस प्रकार सभी छात्र राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछेंगे। सही जवाब होने पर 1 पॉइंट मिलेगा, गलत जवाब होने पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इस गेम से एक ही संकल्पना के आधार पर बच्चे अलग अलग प्रश्न तैयार करेंगे, उसके उत्तर भी याद रखेंगे। तो इस खेल द्वारा हम स्पष्टीकरण, दृढ़ीकरण, प्रैक्टिस, इसके साथ साथ आकलन की अगले पायदान पर जाने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने मैजिक ऑफ ज्योमेट्री में देखे रेखा, रेखाखंड और कौन से संबंधित खेल। अब उसी प्रकार के खेल हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी खेल सकते हैं। अब हम देखते हैं मैजिक ऑफ ज्योमेट्री एरिया और पेरीमीटर के साथ। यह गेम भी 4 बच्चे मिलकर खेल सकते हैं। प्रश्नोत्तर और मापन के माध्यम से यह खेल भी खेला जा सकता है। जैसे अगर हम इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे यह आकृति कौन सी है, तो ये आकृति रेक्टेंगल की है, इसे नाम दीजिए। हम नाम दे सकते हैं रेक्टेंगल PQRS। और प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए। तो एरिया बच्चे इस तरह गिनकर बता सकते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये होगा सही जवाब। इसी प्रकार का खेल हम पेरीमीटर का भी ले सकते हैं। जैसे इस चौरस का पेरीमीटर बताइए। तो यहाँ पर पेरीमीटर छात्र गिनकर बता सकते हैं। जैसे ये भुजा है 6 सेंटीमीटर की, तो इस चौरस का पेरीमीटर हो गया 6 गुना 4 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार पेरीमीटर और एरिया पर आधारित खेल भी हम इसी चौरस के माध्यम से ले सकते हैं। इस एक चौरस के माध्यम से हम उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों की भूमिति की मूलभूत संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण, दृढ़ीकरण, आकलन और प्रैक्टिस खेल द्वारा आनंददायी पद्धति से ले सकते हैं। विद्यार्थी मित्रांनो, गणितातील वर्ग लक्षात ठेवणं कठीण जातं ना, गाणी मात्र लगेच लक्षात राहतात। वर्ग सुद्धा गुणगुणता आले तर मज्जाच येईल। म्हणूनच गोवंडी एज्युकेशन सोसायटी प्रस्तुत करीत आहे तालासुरातील वर्गांचे गाणे। एकचा वर्ग एक, एकचा वर्ग एक, दोनचा वर्ग चार, दोनचा वर्ग चार, तीनचा वर्ग नऊ, तीनचा वर्ग नऊ, चारचा वर्ग 16, चारचा वर्ग 16, पाचचा वर्ग 25, पाचचा वर्ग 25, सहाचा वर्ग 36, सहाचा वर्ग 36,
मी सौ स्मृती संदेश वावेकर, श्रीमती रासो टहिलियांनी माध्यमिक विद्यालय गोवंडी मुंबईची विज्ञान शिक्षिका। आपले विद्यार्थी 6वीत सेमी इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घेतात तेव्हा प्रथमच विज्ञान विषयाचा परिचय इंग्लिश मध्ये त्यांच्याशी होतो आणि पुस्तक बघूनच विद्यार्थ्यांना धडकी भरते। भीती असते इंग्रजीची आणि नावड निर्माण होते विज्ञानाची। इंग्रजीची ही भीती टाळण्यासाठी आणि विज्ञानाची आवड निर्माण होण्यासाठी आम्ही नाट्यीकरणाद्वारे द युनिव्हर्स हा पाठ शिकवायचं ठरवलं आणि आमचे इयत्ता 6वीचेच विद्यार्थी विज्ञानाच्या पुस्तकातील शेवटचा पाठ द युनिव्हर्स मधील एक घटक द सोलार सिस्टीम नाट्यीकरणाद्वारे सादर करीत आहे। पाहूया एक छोटेसे नाटुकले द सोलार सिस्टीम। Hello universe, I am Sun. The sun is at the center of the solar system, is a yellow color star. Its surface temperature is around 6000 degrees Celsius. The size of the sun is so huge that around 13 lakh planets of the size of the earth can be easily replaced within it due to gravitational force of the sun. The celestial bodies in the solar system revolve around it. It is visible in the morning and evening if it is away from the sun. A number of depressions which look like volcanic craters but are actually caused by meteoric falls can be seen on the surface of Mercury. Mercury is the fastest moving planet. Hello universe, I am Venus. It is the brightest planet in the solar system. It is seen in the sky, in the east before the sun rises and in the west after the sun sets. It rotates around itself from east to west. It is the hottest planet. Hello universe, I am Earth. It is the third planet of the solar system. No other planet other than the Earth has life on it. As Earth is a magnet, there is a magnetic field around the Earth. It diverts the harmful rays from the sun towards the polar regions of the Earth. Hello universe, I am satellite moon. The celestial bodies that revolve around the sun are called satellites. Like planets, satellites rotate around their respective axes. The moon is the satellite of the earth. It does not have an atmosphere. Its periods of rotation and revolution are about 27.3 days. Except for Mercury and Venus, all other planets have satellites but in varying numbers. Hello universe, I am Mars. It is the fourth planet in the solar system. As the solar mass contains iron, its color is reddish. Hence Mars is also called the red planet, the highest and lowest mountain in the solar system. Olympus Mons is located on Mars. Hello universe, I am asteroid. A great number of small-sized bodies could not turn into planets when the solar system was formed, but continue to revolve around the sun. These bodies are known as asteroids. A belt of such celestial bodies has formed between planet Mars and Jupiter. Hi universe, I am Jupiter. This is the largest planet of solar system. It is so huge that as many as 1,397 planets of the size of the Earth can get accommodated in it. Even though the planet is so huge, it revolves around itself with a great speed. As huge storms occur frequently on it, it is also called stormy planet. I am Saturn. It is the sixth planet of the solar system and next only to Jupiter in size
It is considered to be a peculiar planet because of rings around it. Thought its mass is 95 times that of the Earth and its density is very low. If it were dropped into a sea large enough to hold it, it would actually float in it. Hello viewers, I am Uranus. Uranus it is the seventh planet in the solar system. It cannot be seen without a telescope. Its axis is inclined that it appears as if it is rolling along on its orbit. Hello universe, I am a planet Neptune. It is the eighth planet in the solar system. A season on Neptune lasts for about 41 years. All these planets spins go with extremely high speed. Hello universe, I am Proxplanet. A small size celestial body that revolves independently around the sun is called a dwarf planet. A celestial body like Pluto can be classified as a dwarf planet. Pluto takes around 248 years to complete its revolution around the sun, whereas it takes around 6.38 days for one rotation. I am a comet. A comet is a celestial body that revolves around the sun. Comets are produced out of ice and dust particles. They are parts of solar system. Comets are classified in two main groups: long periodic comets, short periodic comets. Thank you. Hello friends, I am vitamin A. I helps to protect eyes to keep skin, bones and teeth healthy. My sources are carrot, milk, dark green vegetables and sweet potatoes. If you didn't take these things, then you can possess diseases like night blindness and ectoderma.
Formation of composition of protein is essential for gums, pink bones and skin. My sources are kiwis, cabbage, tomatoes and green leafy vegetables. If you didn't take these things, then you can cause a weakness like stomach, thyroid and malfunction, delay in healing and moods because of the deficiency of K, that is vitamin C. And you. Hello friends, I am vitamin D. I helps in absorption, calcium and phosphorus for healthy bones and teeth. My sources are sunlight, milk, eggs and fish. If you didn't take these things, then you can cause diseases like rickets. Because deficiency of B, that is vitamin D. Thank you. Hello friends, I am vitamin A. I helps in smooth function of metabolism inside the cells, reproduction, maintaining efficiency of muscle cells. My sources are brinjal, tender leaves, green leafy vegetables, and vegetable oil. If you didn't take these things, then you can cause diseases like weak muscles, obstruction in reproduction, skin disorders because of deficiency of B, that is vitamin D. Thank you. Hello friends, I am vitamin A. I help in horticulture. My sources are green vegetables, green cabbage, broccoli, sprouted pulses, yellow eggs. If you didn't take these things, then you can cause diseases like excessive intestinal injury because of deficiency of meat, that is vitamin A. Thank you. Mrs. Smruti Sandesh Bhavekar from RST Madhyamik Vidyalay, Govandi, Mumbai. I am a science teacher and now I am teaching a topic from lesson number 20 of standard 7 in the world of stars. Now I am introducing the topic how sun enters from one zodiac sign to another. That means the apparent motion and apparent path of the sun. All of us know that if we are divided celestial sphere into 12 parts, then we will get one zodiac sign. Each zodiac sign is situated on the 30 degree of celestial sphere. Now I am introducing you the zodiac signs. Yes? Hi friends, I am Leo. Hello friends, I am Virgo. Hi friends, I am Libra. Hello friends, I am Scorpio. Hi friends, I am Sagittarius. Hello friends, I am Capricorn. Hi friends, I am Aquarius. Hello friends, I am Pisces. Hi friends, I am Aries. Hello friends, I am Taurus. Hi friends, I am Gemini. Hello friends, I am Cancer. Oh, now we will see all the zodiac signs. Very pretty sign. But if we are on the earth and this is our dear sun and this is our dear earth, all of us know that sun is stable and earth is moving. But when an observer is on the earth, it can be seen that the sun is moving and earth is stable. Just we will see that how sun enters from one zodiac sign to another. Let's see. Virgo. I can see Virgo behind the sun. That means the
sun, that means the sun entering Scorpio. Sagittarius. I can see Sagittarius behind the sun, that means the sun entering Sagittarius. Capricorn. I can see Capricorn behind the sun, that means the sun entering Capricorn. Aquarius. I can see Aquarius behind the sun, that means the sun entering Aquarius. Pisces. I can see Pisces behind the sun, that means the sun entering Pisces. Aries. I can see Aries behind the sun, that means the sun entering Aries. Taurus. I can see Taurus behind the sun, that means the sun entering Taurus. Gemini. I can see Gemini behind the sun, that means the sun entering Gemini. Cancer. I can see Cancer behind the sun, that means the sun entering Cancer. Oh, Leo. now I can see Leo behind the sun, that means the sun entering Leo. Oh, now we will see that how sun enters from one zodiac sign to another. When sun enters in Capricorn. Capricorn, then we are celebrating Makar Sankranti in India. But all of us know that sun is stable and earth is moving. That means this is the apparent path of the sun, and this motion of the sun which we have seen from the earth is called apparent motion of the sun.